हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या सच में रिस्की है, और अगर है भी तो उसको किस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और अपने रिवॉर्ड के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज के लिए एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसा कि हम बहुत लोगों से आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है यार, पैसा नहीं डालना चाहिए, पैसा डूब जाएगा। तो मेरा आपसे एक छोटा सवाल है कि क्या हमें रिस्क से डरना चाहिए? आपको आंसर देने में आसानी हो जाए इसके लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ, कि क्या आपने कभी सुना है कि रोड पे जब भी आप चलते हो, चाहे आप ड्राइव करते हो, तो आपको सावधानी से करना चाहिए। अगर आप ज़िगज़ैग तरीके से घूमोगे, चलोगे, तो आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है या आपकी वजह से सामने वाले का भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर इस तरह की चीज़ें आपने सुनी है, तो मतलब क्या है कि रोड पे चलना भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो भी रिस्की ही होता है। बट लेकिन अगर हम सही तरीके से रूल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन में हम चलें, तो उसकी वजह से हम रिस्क को रिड्यूस कर पाते हैं और जो भी हमारी डेस्टिनेशन होती है, आराम से हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बिना अपना एक्सीडेंट करवाए। तो इसी तरीके से अगर आप इसको समझोगे कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो जी हाँ, बिल्कुल है, रिस्की है और रिस्क को रिड्यूस करने के भी त कई यहाँ पे तरीके हैं। अगर हम उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो हम बिना बहुत ज़्यादा हेवी लॉसेस लिए, बहुत ज़्यादा रिस्क लिए, हम एक अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग अगली स्लाइड पे सबसे पहले यही जानते हैं कि कौन से वो रिस्क है जो सबसे ज़्यादा हमें हार्म पहुँचा सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, पहला है आपका यहाँ पे वोलेटिलिटी। ये वर्ड आपने सुना तो पहले कई बार होगा और हो सकता है कि आपको इससे बचने का उपाय भी पता हो। पर क्या आप उस उपाय पे काम करते हैं? क्या आप डिसिप्लिन में काम करते हैं? ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना रिस्क उठा रहे हो और उस रिस्क के बदले कितने रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे रखते हो। दूसरा जो आपका यहाँ पे रिस्क है, आप देखोगे यहाँ पे लैक ऑफ लिक्विडिटी, तीसरा है लैक ऑफ कंट्रोल और चौथा है मार्केट क्रैश, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये जो चारों रिस्क हैं, जो जनरली हमें देखने को मिल जाते हैं, जो मार्केट में हर किसी को इनसे बच करके निकलना ही पड़ता है। तो अब इससे कैसे बच सकते हैं और किस वजह से ये रिस्क आते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में पहली बार आए हो, तो प्लीज़ एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो उसको प्लीज़ आप नोट ज़रूर कर लेना। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सीखने के बाद भी फिर से वही गलती कर दी, तो क्या फ़ायदा हुआ कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया और उसके बाद भी जाकर के गाड़ी कहीं ठोक दी, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आप एक बुद्धिमान नागरिक हैं और आप कम से कम रिस्क लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड लेने के लिए काम करना शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिस्क को हम लोग देख लेते हैं, जिसको हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे भी देखा, वोलेटिलिटी। अब ये क्यों आती है? इसके लिए कुछ रीज़न्स हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, कंपनीज़ के परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट। अब ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको नोट ज़रूर से कर लेना। तो यहाँ पे आप देखो कि इकोनॉमिक कंडीशन में आप यहाँ देख सकते हो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर सेंटिमेंट, पॉलिटिकल इवेंट्स। अब ये सारी चीजें आपने कुछ हद तक सुनी भी होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में लास्ट अगर 1-2 साल से भी स्टॉक मार्केट में आप अगर हो तो। इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो जिस भी कंपनी पे मान लो आपने इन्वेस्ट किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उनके जो मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और आगे की उनकी गाइडेंस कैसी है, या जो भी उनका प्रोडक्ट या सर्विस है, वो आगे किस तरीके से मार्केट में अच्छा कर सकता है या बेकार परफॉर्म कर सकता है, उसके कितने चांसेस हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है, जो कि आप जानते हो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव व्यूज आने के बाद वो ऊपर या नीचे हो जाता है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा आप नोटिस करोगे तो सोशल मीडिया का एक पूरा ट्रेंड है कि कोई भी अगर अच्छी न्यूज आए तो वो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैलती है, कोई भी अगर बुरी न्यूज आए तो वो भी सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से फैलती है। अब इससे होता है क्या है, जो मार्केट में जो बहुत सारे रिटेलर्स हैं, पहले इनकी संख्या बहुत कम थी, मतलब जो आम निवेशक हैं इनकी संख्या बहुत कम थी। बट अभी आपने देखा होगा कि लास्ट 2 से 3 सालों में बहुत सारे नए डीमैट्स अकाउंट खोले और आज में करोड़ों की संख्या में, जो शायद मेरे को पता है जितना, कि 1-2 करोड़ की जो संख्या थी पहले, वो करीब 8 से 10 करोड़ पे हो गई है। मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रही है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये जितने भी अगर जो अलग-अलग इवेंट्स होते हैं, जो कि चाहे अच्छे हों या बुरे हों, सोशल मीडिया के इसमें क्या करती है, आग में कह सकते हो घी का काम करती है कि बहुत तेज़ी से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देती है। और ख़ास करके जब डर का माहौल हो तो आप जानते हो कि लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट को जल्दी-जल्दी निकालना शुरू कर देते हैं।
और इसी की विपरीत अगर आप देखोगे, अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल गई तो बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं कि और बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से एक भारी मात्रा में अगर पैसों का सोच कर देखो, अगर इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, तो इस वजह से वॉलेटिलिटी तो होगी किसी एक शेयर में। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आने लग गई या उस किसी एक शेयर में बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लग गई, तो वॉलेटिलिटी तो आना निश्चित ही है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं और आप इसको नकार नहीं सकते कि यार नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सवाल ये है कि वॉलेटिलिटी से बचा कैसे जाए? तो देखिए, मैं कैसे बचता हूँ, मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो, आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, एसआईपी। मतलब ये होता क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि मतलब आप सारा का सारा पैसा एक वक्त पे ना डाल करके आप थोड़ा-थोड़ा एवरी मंथ या एवरी वीक थोड़ा-थोड़ा पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने एवरी मंथ में या एवरी क्वार्टर में पैसा इन्वेस्ट किया। मैं स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहा हूँ कि अब अगर आप कहीं किसी एक कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक साथ मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप एक साथ उस 1 लाख रुपए को नहीं डाल रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि आज आपने ₹5000 डाल दिया, अगले मंथ में आपने ₹10,000 डाल दिया, हो सकता है 2 हफ्ते बाद फिर से ₹5000 डाल दिया। मतलब क्या हो गया कि जब-जब आपके पास थोड़े से पैसे हैं, तो आप धीरे-धीरे कर के थोड़ा-थोड़ा डाल रहे हो पैसा। तो इससे क्या होता है कि अगर मार्केट में कोई स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी है या पूरी मार्केट ही अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ये ऊपर-नीचे कर भी रही है। तो आप यहाँ पे क्या फ़ोकस कर सकते हो कि अगर आपने एक अच्छी कंपनी का चुनाव अगर कर लिया है और उसकी परफ़ॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना कि उस कंपनी की परफ़ॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही है। और उसके बाद भी अगर उसका शेयर प्राइस कम हो रहा है और उसके बाद बढ़ता भी रहता है, कम होता है, फिर ज़्यादा होता है। तो जब-जब कम होता है, तो इस जगह पे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक तो तरीका ये है। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप स्टॉक्स की रिसर्च कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करके आप वहाँ पे एसआईपी कर लो कि एवरी मंथ आपका सब पैसा थोड़ा-थोड़ा उसमें डलता रहेगा। तो इन द एंड इसका वोलेटिलिटी का सॉल्यूशन क्या निकला कि हमें कभी भी अपना सारा पैसा एक साथ नहीं डालना चाहिए। हमें थोड़ा-थोड़ा करके पैसा डालना चाहिए, जैसे-जैसे हमारा उस पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड स्कीम में हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए, उसी के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी चाहिए। और अगर कोई स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे हमने सोचा था, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस से निकाल भी सकते हैं या इन्वेस्टमेंट को थोड़ा-सा रिड्यूस भी करते जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि वॉलेटिलिटी से बचने के लिए मैं अपने लिए पर्सनली यही फॉलो करता हूँ कि मैं कभी भी सारा पैसा एक साथ नहीं डालता। मैं थोड़ा-थोड़ा कर के एवरी मंथ या थोड़ा-थोड़ा कर के हर 15 दिन, 20 दिन में पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ। अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे रिस्क को देखते हैं, जो कि है लैक ऑफ लिक्विडिटी। अब ये कब होती है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं की जाती और वहाँ पे आप देखोगे कई बार कैसा होगा कि मान लो अपर सर्किट भी लग जाता है या लोअर सर्किट भी लग जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कि अगर लास्ट 1-2 साल में आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो तो। और ज़्यादातर ऐसा पेनी स्टॉक्स में होता है। इवन अगर किसी बड़े स्टॉक में भी अगर गलती से हो जाए, मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ से ऊपर है। अगर उसमें भी कोई लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगना भी शुरू हो जाता है, तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा उसे कंटिन्यू नहीं करता है। वापस से उसमें नॉर्मैलिटी की तरफ आ जाता है कि दोनों तरफ से खरीदने वाले भी लोगों की संख्या भरपूर मात्रा में आ जाती है और बेचने वाले लोगों की संख्या भी भरपूर मात्रा में उसमें आ जाती है। बट जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, छोटी जो कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर बढ़ रहा है तो मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपने किसी कंपनी को यार बाय करने का सोचा, मान लो ₹5 पे है, आपने सोचा कि यार मैं इसे अभी खरीद लूँ, मेरे को परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी लग रही है। बट क्या है कि वहाँ पे कोई बेचने वाला ही नहीं है। और आप इस बात को जानते हो कि अगर कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो आप उसको खरीद नहीं सकते। और इसी का विपरीत क्या होता है कि मान लो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीद भी लिया और मान लो कि ये ₹5 से बढ़ करके ₹25 पे पहुँच गया है, बट अब आप चाह रहे हो कि इसे बेचना चाहते हो, आप अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हो, आपका पैसा 5 गुना हो गया है, बट उस टाइम कोई जब आप बेचना चाह रहे हो तो उस टाइम कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि आपने क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम या तो मार्केट की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसका एडवांटेज भी नहीं ले पाते और कई बार ऐसा होता है जो भी हमारी जो पोजीशन होती है उसको हम एग्ज़िट भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करना है? देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कितना भी बोल लूँ मैं जानता हूँ बाज़ तो आओगे नहीं। भाई मैं भी नहीं आता हूँ तो मैं आपको क्यों सजेस्ट करूँ? बट हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके किसी पेनी स्टॉक में डालता हूँ और एक और ख़ास चीज़ कि मेरा जितना भी पैसा है उसका मैं 5% से ज़्यादा कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। लोग गलती क्या करते हैं कि करीब 50% या 100% पैसा ही पेनी स्टॉक में डाल के रखते हैं कि भाई बन गया तो करोड़पति वरना रोड़पति। तो इस तरह की चीज़ों से आप बच सकते हो।
आप स्टार्टिंग में क्या करो कि जैसे-जैसे इस इंडस्ट्री को आप सीखना समझना शुरू कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं या आसान लैंग्वेज में क कह दूँ आपको, तो जो निफ्टी 50 की जो कंपनीज़ हैं या जो निफ्टी 500 है, मैं साफ-साफ कह रहा हूँ कि आपको 500 कंपनी की लिस्ट मिल गई, तो यहाँ से किसी कंपनी का चुनाव कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी आपको कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे हमेशा आपको बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही यहाँ पे मिल जाएँगे। बट जैसे-जैसे आपका स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप छोटी-छोटी कंपनीज़ में भी पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बट वहाँ पे आपको क्या रखना है कि आपको बहुत ही लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहिए और वहाँ पे आपको रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। आप आँख बंद करके ऐसा नहीं कर सकते कि कोई न्यूज़ आ गई कि यार ये फलाना स्टॉक अभी आपको बहुत रॉकेट बन जाएगा, बहुत ऊपर ले और आप सोच रहे हो सारा पैसा इसमें डाल दें। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है क्योंकि ऐसे ही करके बहुत लोग ट्रैप में फँसते हैं और इन द एंड क्या होता है इसी इंडस्ट्री से ही बाहर हो जाते हैं। तो चलो लैक ऑफ लिक्विडिटी पे भी हमने बात कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इससे कैसे बचना है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों पे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है, जब तक कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता और इवन अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मुझे ये पता है कि आप कभी भी सारा पैसा छोटी कंपनियों पे नहीं डालोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% पैसा ही ऐसी छोटी कंपनियों में डालोगे, जिसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम भी होती है। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे का जो रिस्क है, वो है लैक ऑफ कंट्रोल। तो अब ये क्या चीज़ है? इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि कई बार लोग यही मिस्टेक करते हैं। देखो जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होता कि वो कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्म करने वाली है आगे के टाइम पे क्योंकि आपने उस कंपनी की पास्ट परफ़ॉर्मेंस देखी होती है। अब आपको नहीं पता है कि वो जिस तरीके से अभी तक परफ़ॉर्म कर रही है कि वो आगे करेगी या नहीं करेगी। हम लोग मान ही तो सकते हैं ना कि यार जिस तरह से कर रहा है आगे भी वैसे ही करेगा। पर कोई फिक्स तो है नहीं कि ऐसा होगा क्योंकि अगर ये बात सच होता तो आप इस बात को देखो कि कई बार जैसे लोग कहते हैं लॉन्ग टाइम में आपका पैसा हमेशा बनता ही बनता है। बट आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेगी जिसने आपके वेल्थ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि ₹1000 पे ट्रेड होती थी कभी और फिर आने वाले वक़्त में वो सिर्फ ₹10 पे आ गई, बैंकरप्ट होके बंद ही हो गई। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस एक कंपनी पे आपने रिसर्च किया हो, आप ही के हिसाब से चलेगी, आपका कोई उस पे कंट्रोल नहीं होता है। कंपनी की फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला आप सोच सकते हो जैसे कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो किस हिसाब से काम कर रहा है। फिर उसके अलावा अभी जैसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूँ मैं, तो अभी जैसे कोरोना का समय आया था, तो आप जानते हो कि बहुत सारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ा था, कई छोटे बिज़नेस तो बंद ही हो गए थे और इवन कई सारे बिज़नेसमैन का फायदा भी हुआ। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप जिस भी कंपनी पे पैसा लगा रहे हो, तो आपको पूरी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और इसी चीज़ के लिए हमेशा एक बात कहते हैं, आपने वर्ड सुना होगा डाइवर्सिफिकेशन। ये क्यों कहते हैं कि आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी या किसी एक एसेट क्लास में आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका एक रीज़न बताता हूँ। मान लो कि आपने 10 कंपनी को बहुत अच्छे से रिसर्च किया, आपके कॉन्टैक्ट में कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, कोई सीए है, उनसे भी आपने सलाह ले ली कि हाँ भाई, मैं इन 10 कंपनीज़ में या इन 10 जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मान लेते हैं कि उसमें से 2 जो कंपनी है, वो डिफ़ॉल्ट कर गई, मतलब वहाँ पे आपका पैसा नहीं बना, वो डूब गया पूरा। ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरा यही हो सकता है और 3 से 4 कंपनियाँ हैं, जिसने एवरेजली परफ़ॉर्म किया कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था, उससे थोड़ा-सा ही ऊपर उसने रिटर्न दिया। बट ऐसा जो होगा ना कि ध्यान रखना, ये जो 10 में से 2 से 3-4 कंपनियाँ ऐसी ज़रूर से होगी, जो कि आपके पैसे को 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना लेकर चल जाएगी। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको या मुझे क्या, किसी को भी ये बात नहीं पता है कि कौन-सी वो 1 से 2 कंपनी है। हर कोई पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी के मैनेजमेंट के काम करने के तरीके या आगे की जो चीज़ें पॉसिबिलिटी उनको देख के बस एक अंदाज़ा लगाता है कि हाँ, शायद ये फलाना कंपनी या ये फलाना मैनेजमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट फिर भी अगर आप ऐसे अगर 10 कंपनियों का चुनाव कर लो, तो उसमें आपको 2 से 3 आपको कंपनियाँ ज़रूर से मिल जाएगी जो आपको आगे चल कर के बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। पर ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आपको जाकर के 10 कंपनी में अपना पैसा लगा दिया, आँख बंद करी किसी में भी और आपको मान कर चल रहे हो कि 2 से 3 आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी ही देगी। या तो आप इस इंडस्ट्री को सीख लो या प्लीज़ किसी सीए के साथ बैठो या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर से ले लेना। तो आपको ये पता चल गया कि चीज़ें आपके या मेरे कंट्रोल में नहीं है। इस चीज़ के लिए अगर हम डाइवर्सिफ़िकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसके लिए मैंने पर्सनली कैसे किया था, मैं आपको बता देता हूँ। कि जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बार आया था, तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे इतने सारे मतलब कंपनीज़ हैं, तो यार पता ही नहीं चलता मैं कहाँ से शुरू करूँ?
तो मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे को ना एफएमसीजी कंपनीज की थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी और आईटी कंपनी की थोड़ी-सी समझ थी। मतलब क्या होता है कि हम जिस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं या हमारे आस-पास जिस इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, तो उससे हमें उस इंडस्ट्री की थोड़ी-सी नॉलेज होती है पहले से ही। तो मैंने क्या सोचा कि जिस इंडस्ट्री की मुझे नॉलेज है, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, अगर उसी इंडस्ट्री में अगर कंपनी को चूज़ करूँगा, तो हो सकता है कि मुझे चूज़ करने में थोड़ी-सी आसानी होगी, कि कौन-सी कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है या बुरा परफ़ॉर्म कर सकती है, इसका थोड़ा-सा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो मैंने एफएमसीजी और आईटी कंपनी से शुरुआत किया था, क्योंकि इसकी मुझे नॉलेज थी। अब मान लो मैं आपकी बात करता हूँ कि आप किसी बैंक में जॉब करते हो, तो कहीं न कहीं इतना मान के चलता हूँ कि आपको बैंकिंग की थोड़ी-सी अच्छी नॉलेज होगी, तो आप बैंकिंग कंपनी से शुरुआत कर सकते हो। या आप मान के चलते हैं कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो ऑटो सेक्टर में है, मतलब ऑटोमोबाइल में है, तो आप किसी ऑटो सेक्टर को उठाओ, उनमें से देखो कौन-सी कंपनियाँ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, जिस इंडस्ट्री की आपको थोड़ी समझ है या जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता करना आपको मज़ा आता है, उसके बारे में नॉलेज लेना अच्छा लगता है, अगर आप उस इंडस्ट्री से शुरुआत करोगे तो कहीं न कहीं आपको एक अच्छी कंपनी चूज़ करने में थोड़ी-सी मदद मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा-सा सवाल मैं ज़रूर पूछूँगा आगे बढ़ने से पहले, और चलो देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं। देखो, जो अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसपे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कर्ज़े होने की वज़ह से ऐसी हाल-फिलहाल में हमने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी। इन चारों देशों में से जो नीचे पढ़ रहे हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान, कौन-सी ऐसी कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है ज़्यादा कर्ज़ा होने की वजह से? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डालना। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। देखो, चौथा जो रिस्क है वो सबसे बड़ा है मार्केट क्रैश। ये कोई चाहता भी नहीं है कि ऐसा हो, बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, ये होता भी है और कई लोग इसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट क्रैश होता क्यों है? तो भाई, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से, या हाई लेवल ऑफ डेट होने की वजह से, या स्पेकुलेशन होने की वजह से। स्पेकुलेशन को लेकर के जैसे बबल बर्स्ट होता है, तो इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो कि क्या चीज़ होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी बार भी इस तरह की चीज़ें इंडिया या इंडिया के बाहर हुआ है, तो उसपे हम लोग थोड़ा-सा खुल कर के बात कर सकें, क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी स्पेकुलेशन होता है, तो यहाँ पे जो फ्रॉड होने का जो चांसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस इंडस्ट्री में पहली चीज़ आपको कभी पैनिक होकर के डिसीज़न नहीं लेना है। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, या तो वो फोमो का शिकार बन जाते हैं। आपने सुना होगा ना, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मुझसे ये रह ना जाए, मुझसे ये छूट ना जाए, कहीं सब पैसा ना बना जाओ, मैं ही अकेला ना रह जाऊँ। ये चीज़ें, या फिर पैनिक होकर के, ये 2 चीज़ों की वजह से लोग स्पेकुलेशन का शिकार बनते हैं और उनका कई बार हेवी लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बच करके रहना है। इसके अलावा आप देख सकते हो, जो मैंने एक सवाल पूछा था कि हाई लेवल ऑफ डेट, कि अभी कौन-सी कंट्री है हाल-फिलहाल में जो न्यूज़ में आपने सुनी हो कि जिसको बहुत ज़्यादा कर्ज़े होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्यों? इससे क्या होता है? क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट को हाइक कर सकता है, इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, फिस्कल पॉलिसी है उसके अंदर चेंजेस लेकर आ सकता है, और सबसे ये चीज़ की जो आपकी करेंसी है उसके अंदर डिवैल्यूएशन ला सकता है। तो जब भी ये सब चीज़ें होंगी, तो सीधा-सीधा आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक पैनिक मूवमेंट पूरे कंट्री में होगा और मार्केट के क्रैश होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और अभी आपको पता भी है कि अभी कई लोग का ये मानना है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में रिसेशन आ सकता है। तो इस वजह से कई लोग का मानना भी जा रहा है कि अभी हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो जाए। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसा सबको लग रहा होता है ना कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, 90% केस में मार्केट वैसा रिएक्ट ही नहीं करता है। जब सबको लग रहा है कि मार्केट क्रैश होगा, तब नहीं होगा, और जब सबको लग रहा है कि हाँ, अब सब ठीक हो गया है, तब मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो मतलब कि हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब मार्केट क्रैश हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इससे बचना कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बट इससे पहले मैं आपको एक लाइव इंसिडेंट बताता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला था। जब अभी 2020 में, आप सबको पता है क्या हुआ? कोविड। ये सबको इस चीज़ के बारे में पता है, और आपको ये पता हो कि उस टाइम मार्केट क्रैश हुआ। अब मेरे ही कुछ दोस्त थे जो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, वो भी करते थे और मैं भी करता था। बट उन्होंने एक मिस्टेक क्या कर दी थी कि 2019 में उन्होंने अपना 100% पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, और जब उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे गिरा तो 60% तक वो लॉस में था। और लिटरली बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा डर गए कि पता नहीं कोविड से और क्या ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने देखी नहीं थी पहले। उन्होंने वो 60% लॉस में उस अपने शेयर्स को बेच करके, पूरा लॉस बुक करके अपने पैसे को, जो भी उनका रिमेनिंग पैसा था, निकाल लिया। समझ में आई ये बात? कि उन्होंने 2019 में पैसे को इन्वेस्ट किया था, अपना जितना भी उनके पास पैसा था डाल दिया था कि स्टॉक मार्केट में डालेंगे, हम भी अमीर बनेंगे। बट 2020 में जो कोविड आया, उसके बाद उनका मार्केट क्रैश होने पे 60% का लॉस चल रहा था और उन्होंने पैनिक होकर के पैसा निकाल लिया।
अब इस वक्त पे मैं और मेरे कुछ और दोस्त थे, जो हम लोग ने क्या करते थे, हम लोग जो शुरू से ही मानते हैं कि अपना कभी भी सारा पैसा ना एक एसेट क्लास में और ना ही एक कंपनी में डालना चाहिए। इवन मैं सारा पैसा कभी इन्वेस्ट भी नहीं करता। हमेशा अपना जो एसेंशियल मनी है, मतलब आप समझ सकते हो जो जरूरत का जो पैसा है ना, वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ताकि बुरे वक्त पे ऐसा ना हो जाए कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट को लॉस में बेचना पड़ जाए। इस बात को ध्यान से समझना कि आपको कभी भी अगर घर में जो आपके एसेंशियल मनी है, आपके घर को चलाने के लिए कुछ पैसा आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट क्रैश हो जाए या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ना बेचना पड़ जाए। हाँ, इमरजेंसी में तो बेचना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना है कि हमें बच कर रहना है। इसलिए हमें कुछ ज़रूरत का पैसा हमेशा अलग से रखना चाहिए सेव करके। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त थे जो ये रखते थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो मार्केट क्रैश हुआ था 2020 में, इसको अपॉर्च्युनिटी की तरह लिया कि हमने पूरा पैसा 2019 में या 2000 जब से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कभी भी सारा पैसा नहीं डालते थे। पर जब हमारे पास पैसा बचा हुआ था 2020 में, हमने 2021 में, तो ध्यान रखना जो बताने वाला हूँ। 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था ना, जब 7,500 पे निफ्टी पहुंच गया था, तब भी हमने अपना सारा पैसा नहीं डाला था। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। एक चीज होता है कि लोगों को लगता है मार्केट गिर गया, आप सारा डाल दो बस अब हम अमीर बन जाएंगे। बट हम अपने रूल पे उस दिन भी अड़े रहते, हमने अपना सारा पैसा उस दिन भी नहीं डाला था। हमने बस धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहे। 2020 में, 2021 में हमने धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते रहे, और वो रिटर्न इतना मिला हमें कि कई सारी कंपनी में हमारा पैसा 5 गुना, कई में 8 गुना, कई में 10 गुना, 12 गुना ये हमारा पैसा हो पाया। बट समझने वाली बात क्या कि अगर हमने इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करा होता, तो हमारे जो कुछ दोस्त थे जिन्होंने अपना पैनिक होकर के पैसा निकाल लिया, तो वो भी लॉस में, 60% लॉस में। तो यार कितना बड़ा उनका नुकसान हुआ है सोचो। और हमने इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया कि मार्केट गिरा है, कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं गिर रही है, और गिर भी रही है तो कुछ सर्टेन टेम्पररी रीजन की वजह से ये आगे चल करके बेटर हो जाएगी। तो हमें इस वक्त में जो अच्छी कंपनी है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे वेल्थ क्रिएट कर सकें, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकें। और इसी मार्केट क्रैश का, जिसकी वजह से कई लोगों का लॉस हुआ था, बट कई लोगों ने यहाँ पे पैसा भी बनाया है। तो ध्यान रखना, मार्केट क्रैश से अगर आप बचना चाहते हो तो दो तीन चीजों को हमेशा फॉलो करना, कि कभी भी पहले तो अपना सारा पैसा मत डाल देना। जरूरत का कुछ पैसा जो आपको घर चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको हमेशा अलग से जरूर से रखना। और इसके अलावा कभी भी क्या होता है ना, किसी भी एक एसेट क्लास में आपको सारा पैसा नहीं डाल देना है। जैसे कि लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न आता है, बहुत ज्यादा पैसा बनता है, तो एक काम करो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो। कुछ लोग का मानना होता है कि भाई नहीं, रियल स्टेट में बहुत पैसा आता है, तो एक काम करो सारा पैसा रियल स्टेट में डाल दो। भाई ऐसा कभी मत करो, मैं तो पर्सनली नहीं करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। मैं बस यही फोकस करता हूँ कि भाई थोड़ा सा पैसा इक्विटी में भी डाल दो, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप रियल स्टेट में भी डालो, थोड़ा सा पैसा आप गोल्ड में भी डालो। और गोल्ड में भी आप जानते हो सोवरेन गोल्ड एक बहुत अच्छी चीज आ गई है, क्योंकि 90% केस में ऐसा दिखता है कि जब कोई एक एसेट क्लास गिरता है तो दूसरा एसेट क्लास वहां पे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मली इसी तरीके से ये काम करता है। तो अगर आप सारा पैसा किसी एक में डालोगे, तो या तो आपका हैवी लॉस या फिर आपका हैवी प्रॉफिट भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आपका लॉस होगा, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता है, नो डाउट। बट हम ये जो आज का सेशन है वो इसी चीज के लिए कर रहे थे कि जो रिस्क है, जो हमने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था कि रोड पे हम चलते हैं, तो कुछ रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं जिसकी वजह से अपने रिस्क को रिड्यूस करके हम अपनी जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच सके। तो स्टॉक मार्केट या कहीं भी रियल एस्टेट में भी जब आप पैसा डालते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक गोल होता है। तो आपका मेन जो फोकस है आपके गोल को अचीव करना है, आपके टारगेट को अचीव करना है। तो अगर आप हद से ज्यादा रिस्क लोगे, तो कहीं अगर बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो आपका गोल पूरा होने से रह जाएगा। तो बेटर क्या है कि अगर आप रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सको, सही तरीके से डिसिप्लिन होकर काम करो, तो मुझे लगता है कि आप अपने टारगेट को, आप अपने गोल को जरूर से पूरा कर लेंगे। तो आई होप कि आज की ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, जितने भी कंटेंट इसमें हमने डिस्कशन किया आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने कांटेक्ट में जितने भी लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या इंश्योरेंस या स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना समझना चाहते हैं, तो उनको हमारा चैनल रेफर जरूर से करना। और हम कोशिश करेंगे कि इसी टॉपिक पे आगे चलकर कुछ लाइव वीडियोस भी कर लेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं उसको साथ ही साथ लाइव ही मैं आपको क्लियर कर सकूं। और अगर कोई सवाल का जवाब मैं ना भी दे पाऊं, तो मैं उस पर अलग से रिसर्च करके मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन जरूर से प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए हम लोग चलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए।